बॉलीवुड कहें या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इस फिल्मी दुनिया का उर्दू से रिश्ता बहुत गहरा है। गहरा क्या, आप इसको अटूट कह सकते हैं। ये रिश्ता कब शुरू हुआ और किस किस ने इसको उरूज बख्शा, ये भी एक तवील कहानी है। दरअसल नगमे हों या डायलॉग उर्दू के सबब फिल्म की जान बन जाते हैं और नाकाबिले फरामोश भी। मगर बॉलीवुड की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी फिल्म को उर्दू सर्टिफिकेट मिला हो। इसके बावजूद बॉलीवुड में कल भी उर्दू की मिठास थी और आज भी है, और ये पैगाम दे रही है कि उर्दू किसी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। आप देख रहे हैं बात निकली है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड और उर्दू के रिश्ते की, फिल्मों में उर्दू के सबब समाज पर इसके असरात की। और मेरे साथ हैं नौजवान तारीख निगार साकिब सलीम साहब। साकिब साहब, कहाँ से शुरू करेंगे इस कहानी को, क्योंकि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो ये उर्दू और हिंदी फिल्म का रिश्ता किस तरह बयान करेंगे? सबसे पहले अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू और फिल्मों का रिश्ता, जिन्हें हिंदी सिनेमा कहते हैं, मज़ेदार चीज़ ये है कि हिंदी सिनेमा शुरू से सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट पर या उससे पहले भी हमेशा इसे हिंदी सिनेमा कहा गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़बान इसकी उर्दू रही है। हिंदुस्तानी आप कह सकते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान, क्योंकि ज़्यादातर जो आपको लिखने वाले दिखेंगे फिल्मों में और फिल्में बनाने वाले भी कई बार वो उर्दू के अपने अदीब हैं, उर्दू के अपने राइटर्स हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी फिल्मों से शुरू नहीं होती है। कहानी शुरू होती है ड्रामे से, स्टेज पर खेले जाने वाले नाटकों से। तो हिंदुस्तान में जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जैसे जैसे आना शुरू हुई, तो जो बड़े पैमाने पर एक तो गांव मोहल्ले के नुक्कड़ नाटक होते थे, नौटंकी होती थी, रामलीला होती थी, लेकिन उसके बाहर निकलकर जो आम लोगों के लिए एक थिएटर का सेटअप दिया, वो पारसी थिएटर से शुरुआत होती है। पारसी थिएटर, पारसी एक ख़ास कौम है और वो ऑलमोस्ट पूरे तरीके से हिंदुस्तान में गुजराती है। उनकी ज़बान गुजराती है, उनका लिखने का तरीक़ा गुजराती है, उनका खाना पीना बोलचाल सब कुछ गुजराती है। अब ऐसे में हुआ क्या कि उन्होंने अपने प्लेज जो थे, अपने नाटक जो थे, वो गुजराती में करना शुरू किए। लेकिन अब आम लोगों तक भी चीज़ें जानी चाहिए, खूबसूरत लगनी चाहिए। अब कहानी आती है नवाब वाजिद अली शाह की। नवाब वाजिद अली शाह के कोर्ट में आगा हसन साहब का इंदर सभा जो है, अगर आप उस प्ले को देखें तो वो प्ले की एक तरीके से, एक ऐसे प्ले की जिसे प्ले की शक्ल दी जा सके और उसमें गीत हों, बीच बीच में गीत आते हों और एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर क्रिएट किया जा सके, उसकी वो शुरुआत थी। और उसी की तर्ज पर धीरे धीरे पारसी थिएटर आने लगा। इसमें फिर अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया से आप करीमुद्दीन थे और इस तरीके के बहुत से लोगों ने नौकरियां ली लगभग 19वीं सदी के आखिर में आते आते पारसी लोगों के पास। तो वो वहाँ पर जाकर पारसी के ये नाटक लिखने लगे। और मज़ेदार चीज़ ये है, क्योंकि एक्टर ज़्यादातर पारसी थे, तो ये रस्मुल ख़त गुजराती होती थी, ज़बान उर्दू होती थी। और ये धीरे 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 ये हो गया कि पारसी थिएटर की जो बोलने की ज़बान है वो उर्दू है, और उसमें उर्दू की शायरी, गज़ल, इस सब का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी बनता चला गया। ये थिएटर था। इसके बाद जो फिल्में आई वो अगर आप देखें तो वो साइलेंट सिनेमा है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम आता है आगा हश्र कश्मीरी साहब का। उन्होंने एक बहुत मशहूर प्ले लिखा, यहूदी की लड़की। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन यहूदी की लड़की की खासियत यह है कि अलग अलग तरीके से उस पर बाद में सैकड़ों, मतलब सैकड़ों तो नहीं लेकिन बहुत सी फिल्में बनी हैं। तो जो एक तरीके से ये सेट हो गया कि प्ले की जो ज़बान है जिसे आम लोग सराहेंगे, भले ही वो बम्बई में हो जहाँ पर के आम लोगों की ज़बान उर्दू नहीं है, वो उर्दू में होगी, उसमें उर्दू की गज़ल इस्तेमाल होगी, उसमें उर्दू के गीत इस्तेमाल होंगे। तो धीरे धीरे जब हिंदुस्तान में आलम आरा आई और उसके साथ टॉकीज़ का चलन आ गया, तो उसके बाद आप देखते हैं देवदास, आप देखेंगे अछूत कन्या। तो धीरे धीरे आप देखना शुरू करेंगे कि उर्दू के राइटर्स
धीरे धीरे जमते चले गए। यहाँ तक कि प्रेमचंद जो कि उर्दू के एक बहुत मशहूर अदीब हैं, उन्होंने भी फिल्मों में लिखा। मिल मजदूर करके एक फिल्म थी जिस पर बैन भी लगा, फिर उसमें कट लगे, फिर वो वापस आई, लेकिन जो भी है। लेकिन उर्दू के अदीब बिल्कुल 1930 में की दहाई में जब शुरुआत हुई टॉकीज़ की हिंदुस्तान में, तभी से जो सिनेमा है उसमें एक बड़े पैमाने पर रखे जाने लगे। वो गीत लिखते थे, वो कहानियाँ लिखते थे, वो डायलॉग लिखते थे। तो इस तरीके से उर्दू भारतीय सिनेमा में या ख़ास तौर पे बम्बई की सिनेमा में पूरे तौर पर दाखिल हो गई। तो साकिब साहब, वो दौर था जब उर्दू लिखने वाले, उर्दू पढ़ने वाले सब मौजूद थे, तो शायद उस ज़माने में उर्दू का चलन कुछ ज़्यादा था, तो इसलिए वो चीज़ बहुत पॉपुलर हुई। उस दौर में उर्दू को लोगों ने इस्तेमाल किया और उसको समझा भी। आज वो चीज़ घटती जा रही है, लेकिन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी उर्दू का इस्तेमाल। अब जो है, अब हम कहीं देखते हैं कि उर्दू बोलने की ख्वाहिश में इंसान मुखालिफत को खिलाफत बोल जाता है, लेकिन उसके पीछे उसकी मोहब्बत है कि उसने कोशिश की उर्दू बोलने की, लेकिन उसको उर्दू समझ में नहीं आई तो उसने खिलाफत का इस्तेमाल कर दिया। और आज फिल्मों में मुखालिफत की जगह खिलाफत का जो चलन है, इस्तेमाल है, वो बहुत आम है और बहुत अच्छे अच्छे लोग खिलाफत और मुखालिफत का फ़र्क नहीं समझ पाते। बहरहाल उनकी इस गलती को माफ़ कर सकते हैं सिर्फ उर्दू दोस्ती के नाम पे। लेकिन एक चीज़ और अहम थी साकिब साहब, कि एक दौर था जब हमने हिंदी फिल्में देखी उर्दू के इस्तेमाल के साथ, लेकिन उसका सर्टिफिकेट हिंदी के होते थे। लेकिन कुछ फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऐसे गुजरे हैं जिसमें कि नासिर हुसैन थे, महबूब खान थे, इन्होंने अपनी फिल्मों को उर्दू सर्टिफिकेट दिलवाया था। और इसके बरक्स के आसिफ ने मुग़ल आज़म को हिंदी दिलवाया था। जी जी, क्या कहेंगे? जी, ये एक अजीब सी चीज़ है। इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं अगर आप देखें भारत के, और इसके पीछे और भी बहुत सी वजूहात थी। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हम देखते हैं ख़ास तौर पे मुग़ल आज़म को, तो मुग़ल आज़म आज के दौर में तो आम आदमी, मेरा मानना ये है कि बहुत, जिसे आम आदमी कहेंगे उसे डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ जाएगी। और बल्कि अगर उस ज़माने में देखें तो मुझे एक फ़िल्म याद है, शायद यहूदी की बेटी में है या कहाँ, लेकिन उसमें एक जगह पर कामिनी कौशल ये बोलती हैं हमारे दिलीप कुमार साहब को कि मैं तुमसे अलहदा नहीं रह सकती। और ये देखकर मैंने सोचा कि ये मतलब आज के ज़माने में कितने लोग समझेंगे, लेकिन उस ज़माने की एक आम बोलचाल थी, शायद आम बोलचाल थी। और दूसरा एक और चीज़ है कि फ़िल्में, सिनेमा उतना भी आम नहीं था। मतलब आप समझ रहे हैं, सिनेमा थिएटर हर जगह नहीं होता था। तो सिनेमा थिएटर थोड़ा सा ये माना जाता था कि हम सिनेमा देख रहे हैं तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं, साल में एक सिनेमा देखेंगे, हम उससे कुछ सीखें। तो ज़बान सीखने के लिए लोग सिनेमा देख रहे थे। आज के वक्त में लोग ज़बान सीखने के लिए सिनेमा नहीं देख रहे हैं। वो खुद मानते हैं कि उसमें गाली गलौच है, उसमें गंदगी है। पहले ये नहीं माना जाता था, एक जिम्मेदारी थी। तो वो जिम्मेदारी भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है कि वो ज़बान सिखाना चाहते हैं, तहज़ीब सिखाना चाहते हैं, वो कुछ नहीं सिखाना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि किस तरीके से उर्दू का सर्टिफिकेट कुछ ही फिल्मों को मिला है इंडिया में, वरना हिंदी सिनेमा, हिंदी के तौर पर सर्टिफिकेट मिलता रहा और हिंदी के तौर पर ही अप्लाई होता रहा। फिल्में जावेद सलीम ने लिखी, जावेद अख्तर और सलीम ख़ुद उर्दू के ही अदीब हैं, इसमें कोई वो नहीं। अख्तर उल ईमान ने लिखी, आप किसी को भी उठाइए, आपको सबकी फिल्में लिखी हुई हिंदी के तौर पर सर्टिफाई होती हुई दिखाई देती हैं। बेशक, मतलब साकिब साहब, बचपन में जब फिल्में देखने जाते थे तो वो दौर था जब हॉल में बैठते थे या बैठने से पहले, हम लोग हॉल पिक्चर शुरू होने से पहले जैसी आवाज़ गूंजती थी कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये महबूब खान की फ़िल्मों का शुरुआत जो होती थी तो लोग कुर्सियों पे उस वक्त बैठ जाते थे सिर्फ वो शेर सुनने के लिए। तो वो दौर अलग था, अब ये दौर अलग है। अब मेरे ख्याल में अगर ये शेर कोई सुनाए फिल्म के आगाज़ पे तो मेरे ख्याल में सुनने वाला समझेगा भी नहीं। लेकिन उस दौर में एक अट्रैक्शन था कि ये फिल्म महबूब खान की है, इस शेर से शुरू होती है। और शायद चोपड़ा साहब की फिल्म उससे शुरू होती थी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, हाँ। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मतलब शायरी से बाकायदा फिल्मों के आगाज़ हो रहे थे, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज के दौर में उस चीज़ को समझने वाले भी शायद मौजूद नहीं हैं। लेकिन फरीदी साहब वापस आएँ तो कहीं ना कहीं ये भी है कि वक्त उस ज़वाल का भी है कि एक ज़माने में हम कहते हैं शकील साहब लिख रहे थे, हसरत जयपुरी लिख रहे थे, अख्तर उल ईमान डायलॉग्स लिख रहे थे, या फिर तो अगर हम उस दौर को देखें
तो आज के दौर में अगर हम सोचें भी कि ऐसे लोगों को सिनेमा में लेकर आते हैं, तो ऐसे लोग क्या आपको नज़र भी आ रहे हैं कि हम उन्हें सिनेमा तक खींच लाएं? आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। आप देखिए मुग़ल आज़म है, पाकीज़ा है, इस तरह की पिक्चरों से आप डायलॉग देखिए, तो जाहिर बात है आज सुनने वालों की क्लास अलग हो गई है और लिखने वाले भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लिखने वाले भी नहीं है। अब मुग़ल आज़म के डायलॉग्स 2-3 डायलॉग राइटर्स थे मेरे ख्याल में उसमें फिल्म के अंदर, तो डिसाइड करना मुश्किल था कि डायलॉग कौन सा किसका है। उसकी खूबी ये भी थी फिल्म की। अब जो डायलॉग्स है, जो उर्दू नहीं समझता था वो भी डायलॉग सुनता था, उनको लगता था कि अच्छा लग रहा है डायलॉग, तो वो चीज़, वो फीलिंग भी ख़त्म हो चुकी है अब ना। नहीं, वो फीलिंग ख़त्म हो चुकी है और वो गाने ख़त्म हो चुके हैं। वो गीत जो आप देखिए कि मजरू लिख रहे थे या फिर शकील लिख रहे थे या साहिर या कैफ़ी, या फिर वो डायलॉग जैसे अख्तरुल ईमान का डायलॉग है कि जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, ये फिल्म का डायलॉग है। आज के वक्त में ये कहावत है, मतलब इसको इतनी मकबूलियत है कि लोग इसे कहावत मानते हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि फिल्म में है। ये बेसिकली ये फिल्म के डायलॉग्स हैं। ऐसे बहुत फिल्मों के डायलॉग हैं। कमाल अमरोही साहब हैं, वो फिल्में लिख रहे थे, तो लोग उर्दू में लिख रहे थे, उर्दू को समझ रहे थे। लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उर्दू वालों ने भी अपने आप को शायद अडेप्ट नहीं किया है, यानी कि अपने आप को ढाला नहीं वक्त के साथ, कि उनकी ज़बान ऐसी हो सके कि आम आदमी उसे आराम से सुन के फिल्मों में पिरो सके। मतलब वक्त के साथ या तो वो बिल्कुल गाढ़ी जिसे कहते हैं फ़ारसी के साथ वाले अल्फाज के साथ लिखना चाह रहे हैं, या तो वो कर रहे हैं वो, या फिर वो बिल्कुल ही टपोरी ज़बान जो कादर खान साहब ने मशहूर कर दी। तो ये वो दौर जब आया था कादर खान वाला, हालांकि बेचारे अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको इस पर बहुत अफसोस था कि जो 1975-77 के बाद 97 के बाद 77 के बाद से एक पीरियड आया था 10 साल का, जिसमें कहते हैं कि साउथ इंडियन मूवीज़ का रुझान जो था वो बॉलीवुड पे ज़्यादा पड़ रहा था। तो उस दौर में जो फिल्में आई उनमें जो डायलॉग लिखे गए थे उसमें ज़्यादातर कादिर खान के थे। जी। और जो लैंग्वेज में गिरावट आई थी वो उसी वक्त आई थी। और इस बारे में कादिर खान ने ये कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने ये क्या किया, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं अब अपने ज़िंदगी में उस खसारे को, वो जो नुकसान मैंने किया है उसको मैं पूरा कर सकूं या उसको दूर कर सकूं। कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास था कि हमने इंडस्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए अपना मेयार जो था लिखने का वो नीचे किया था। तो वो दौर जो था साउथ इंडियन मूवीज़ के साथ जो डायलॉग आए थे उसने कहीं ना कहीं पस्ती में ले गई थी पूरे डायलॉग्स को। जी बिल्कुल। और जो ये टपोरी ज़बान का एक पूरा कल्चर आया, और बिल्कुल लड़की को खंबा कहा गया उसमें, है ना, और सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे, ये इस टाइप के डायलॉग गाने आए। 80s और 90s का जो दौर आया, और जो कि अब और भी नेटफ्लिक्स के साथ तो एक अलग ही वो परेशानी है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो ऐसा लगता है कि कोई मयार ही नहीं है। तो वो जो चीज़ें थीं उसने उर्दू को धीरे धीरे उर्दू और उर्दू तहज़ीब को ख़त्म करती चली गई। गाने भी पंजाबी के मशहूर होने लगे, या फिर कुछ ऐसे गाने, ऐसे अल्फाज जो गाने उर्दू में आते भी हैं, आप देखिए कि सिंगर उसे गाता है तो तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ आम तौर पर है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हों, तो और अब कोई उसे नोटिस भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि उर्दू किस हद तक बॉलीवुड में थी और किस तरीके से वो मतलब बॉलीवुड से जाती जा रही है, ये कहीं ना कहीं हमें ये भी बताता है कि उर्दू हमारे समाज से किस तरीके से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मतलब एक चीज़ ये थी कि जब लता मंगेशकर को बॉलीवुड में सरवाइव करना था तो उन्होंने उर्दू सीखी। जी। क्योंकि उनको मालूम था कि इसके बगैर मैं बढ़ नहीं सकूंगी। मराठी औरत हैं और थी, और उनकी उर्दू की, उनके तलफ़्फ़ुज़ की हर किसी ने तारीफ़ की है। ऐसा कोई नहीं है, नौशाद साहब हो, कोई हो, शकील साहब हों या नूरजहां हों, सब ये कहते थे कि लता मंगेशकर के तरीक़े का तलफ़्फ़ुज़ किसी का नहीं होता है। कुछ उनके एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं जो कि मैं अभी इस वक्त नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन उनके तलफ़्फ़ुज़ की एक अलग तारीफ़ है। इस वजह से उन्हें मतलब ये माना जाता है, और जिस वजह से वो आज तक ज़िंदा हैं वो गाने जो उन्होंने गा दिए। लेकिन आज के दौर में जब हम देख रहे हैं तो जो ज़वाल है वो तलफ़्फ़ुज़ का भी है, ज़बान का भी है और तहज़ीब का भी है।
तहजीब भी एक, मतलब उर्दू सिर्फ जबान की बात नहीं हो रही है, उर्दू के साथ तो तहजीब जुड़ती है, वो तहजीब आती है। पाकीज़ा फिल्म के साथ एक तहजीब जुड़ती है, सिर्फ वो डायलॉग नहीं होता है जिसमें कोई ये कहता है कि आप अपने पाँव ज़मीन पे ना रखिए, वो साथ में एक तहजीब है। वो एक लड़की से किस तरीके से बात की जाएगी, ये नहीं कहा जाएगा व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, कुछ और कहा जाएगा, कुछ और खूबसूरती से कहा जाएगा। तो ये चीज़ें जो तहजीब की थी, ये भी धीरे 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 ख़त्म होती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका असर हमारी सोसाइटी पर है और सोसाइटी का असर फिल्मों पर है। तो पहले इसी चीज़ का असर सोसाइटी पे अच्छा पड़ता था जी, लैंग्वेज अच्छी थी, लोग लैंग्वेज अच्छी थी, तहजीब अच्छी थी जी। अब जो है वो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं जो आप घर में बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन अब तो बोले जा रहे हैं, अब बोले जा रहे हैं, घरों में भी बोले जा रहे हैं। अच्छा, उर्दू भी महदूद हो गई है अब माशाल्लाह और इंशाल्लाह तक। उर्दू महदूद हो गई है इस चीज़ पर जो आपने भी शुरू में एग्जांपल दिया कि खिलाफत बोल दिया, वो भी मुखालफत की जगह, और आपने एक भारी सा वर्ड सोच लिया। अभी एक फिल्म आई है सैयारा, आप उस सैयारा को देखिए, सैयारा किस चीज़ को कहते हैं आपको भी मालूम है, ठीक है। उसमें लड़की शुरू में ये कहती है एक सितारा जो दूर रहता है जो अच्छा होता है, भाई ये उसका लफ्ज़ी मानी नहीं है एग्जैक्टली, मतलब उसने उसमें स्पेसिफाई किया है कि वो एडजेक्टिव बना दिया है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे ऑडियंस को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो नाम क्या रखा जा रहा है, ये किस चीज़ की बात हो रही है। या फिर एक गाना आया था इश्क वाला लव, आप उसे देखिए कि भाई इश्क वाला लव। अब इसके बरक्स अगर आप देखें तो आप मुग़ल आज़म को देखिए गौर से, तो मुग़ल आज़म के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, उसमें इश्क भी वर्ड यूज़ हुआ है और मोहब्बत भी वर्ड यूज़ हुआ है, और एक जगह नहीं यूज़ हुआ है। इश्क को उन्होंने इस लिहाज से इस्तेमाल किया है जिस चीज़ को अनारकली कर रही है कि उसका कोई पाने की चाह, मतलब सिर्फ देने की चाहत है, एक तरीके से डिवोशन है वो, और मोहब्बत पॉजेसिव है। तो ये उन्होंने मतलब इतनी सोच के साथ वो डायलॉग्स लिखे जाते थे, ये समझ थी, और अब इश्क वाला लव है तो अब क्या करा जा सकता है। लेकिन लगता है आपको कि इस दौर में अब जैसे जावेद अख्तर हैं, गुलजार साहब हैं, ये अभी भी एक उम्मीद बनाए हुए हैं? मतलब जावेद साहब हुए, गुलजार साहब हुए, वो आखिरी लौ हैं, आखिरी शमे हैं उस दौर की, लेकिन वो बस शमे हैं। अगर मतलब मैं किसी की अच्छाई या बुराई की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर हम उस दौर की बात करें जब अख्तरुल ईमान लिख रहे हैं डायलॉग, तो मैं जावेद अख्तर साहब को उनसे लाकर कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, या फिर शकील को, मजरू को, कैफ़ी को मैं गुलजार साहब से कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये है कि एक आखिरी लॉ बची है और इसके बाद ये उम्मीद भी जाती रहेगी। तो ये परेशानी हो गई है, वरना जो वो मयार था वो मयार तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इसके बाद तो कोई मयार ही नहीं है। कि आप मजरू सुल्तानपुरी का नाम लिया, मेरे ख्याल में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो किसी पहले राइटर को मिला था तो वो मजरू सुल्तानपुरी शायद है ना। तो कितनी अहमियत थी कलम की, कितनी अहमियत थी लिखने वालों की, कितनी अहमियत थी, वो चीज़ जो है वो अब जो रिप्लेस नहीं हो पाएगी। वो जो जा रहे हैं, वो जो लौट जा रही है, उसके बाद दूसरे जो आएंगे उसको बहुत मुश्किल है, वो उस जगह को फिल करने को तैयार नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए कि गाने जिस तरीके से लिखे जा रहे हैं, चोरी के गाने लिखे जा रहे हैं। आप एक गाना सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, फिर आपको पता चलता है ये किसी और मुल्क में पहले ही मौजूद है, तो दिल टूट जाता है। फिर उसके बाद आपको नज़र आता है कि थोड़ा इधर से उधर से करके 5-6 पुराने किसी शायर के चीज़ें जोड़ जाड़ कर एक गीत बना लिया है, तो फिर दिल टूट जाता है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं सही बात ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें, कुछ गाने, कुछ डायलॉग, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो बेमतलब हैं। फिर कहानी का कोई एक असर होना चाहिए, एक पॉजिटिव असर होना चाहिए आपकी कहानियों का। जैसे अगर आप अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, देवानंद, इनकी फिल्म, राज कपूर, इनकी फिल्में देखें तो एक सोशल मैसेज भी लेकर आती थी। इसमें कुछ ना कुछ एक सोशल मैसेज होता था। मदर इंडिया का सोशल मैसेज है, ज़बरदस्त है। और आप किसी भी फिल्म को उठा लीजिए, यहाँ तक कि जंगली जैसी फिल्म जिसे कि आदमी एकदम से सोशल मैसेज नहीं देखता है, उसमें भी क्लास स्ट्रगल की बात होती है, अमीर गरीब की बात होती है। आज के वक्त में वो फिल्में कहाँ हैं? मतलब कहाँ वो फिल्म है जिससे हमें कोई सोशल मैसेज मिले? जो सोशल मैसेज है वो पूरे तौर पे वैसी फिल्म मानी जाती है जिसे कि आप मेन स्ट्रीम नहीं मानते हैं। आपके पास फिल्म होती है जैसे पठान होती है,
आपके पास जवान होती है, आपके पास टाइगर होता है, आपके पास कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनका मतलब बस वो देखनी है आपको 3 घंटा। उर्दू से मोहब्बत करने वाले अब मुशायरे तक महदूद हो गए मेरे ख्याल में। और जो उर्दू पढ़ते थे, जो उर्दू लिखते थे, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, अभी जो जनरेशन थी वो गायब हो गई। तो अब वो इन फिल्मों में उर्दू तलाश भी नहीं करते। नहीं, फिल्मों में उर्दू से ज़्यादा जो परेशानी की बात है वो तहजीब का जाना है। मतलब मुझे ये लगता है मैसेज जाता कि वो जो तहजीब है वो तहजीब कहाँ गई? वो तहजीब बहुत दूर चली गई है, जहाँ पर के आप जब लड़की से ये कह पा रहे थे कि आप पाँव ज़मीन पे ना रखें, तो वो डायलॉग अब कहाँ से? आज़म में हाँ, जो बात कहीं क्या कहते हैं आपको मीरा जी ने कहीं पर कही है कि जमुना तट पर गोरी का हाथ अब कौन थामेगा, इस इंतज़ार में गोरी है। तो अब परेशानी ये है कि अब वो चीज़ कैसे होगी? तो वो चीज़ तो अब हो ही नहीं रही है। तो ये परेशानी है कि वो तहजीब कहाँ गई। परेशानी सिर्फ अल्फाज की नहीं, आप इसे हिंदी में भी कह सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी कह सकते हैं, लेकिन गंदगी तो ना फैलाएं और आप एक मैसेज तो दें। आप खून रेजी को आप एनिमल जैसी फिल्में बनाते हैं जिसमें सिर्फ खून खराबा है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो औरतों के लिए बहुत बुरी कही जा सकती हैं, वो उसके अंदर कही गई। फिल्म सुपरहिट है, फिल्म सुपरहिट है। जैसे जावेद अख्तर ने एक गाना लिखा था, उसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हिंदुस्तान के हैं, पार्टीशन के बाद जो रिश्ता बना था, उसको बड़ा खूबसूरत अल्फाज में इस्तेमाल किया था। जैसे उन्होंने कहा था कि मेरे दुश्मन, मेरे भाई, मेरे हमसाए। तो उन्होंने तीनों चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया था एक लाइन में। ये सब चीज़ें जो हैं अब आने वाले दिनों में जो शायर आएंगे, और वो चीज़ अब नहीं मिलेगी आपको। जी वही, मतलब मैं ये, और जिस गाने का आपने जिक्र किया, ये बॉर्डर फिल्म का गाना है, और ये बेसिकली एक ऐसी फिल्म है जिसमें के पूरे तौर पर सिर्फ दुश्मनी दिखाई गई है, लेकिन उसे भी, मतलब ये बहुत पुरानी फिल्म भी नहीं है, आज से मतलब 27-28 साल पहले आई है, लेकिन इस फिल्म में भी जेपी दत्ता साहब ने इस बात को कंफर्म किया कि हम जब आखिर करेंगे, जब फिल्म ख़त्म होगी, कंक्लूजन होगा उसका, क्लाइमैक्स होगा, तो हम एक अच्छे नोट पर करेंगे कि साथ रहा जा सकता है। तो ये तहजीब की बात है, तहजीब और मैसेज जुदा था। ये तहजीब है, ये मैसेज है, ये सोशल मैसेज है कि चलिए कुछ भी है, ठीक है, जंग खत्म हो गई, लेकिन हम नहीं चाहते, कम से कम हिंदुस्तानी तहजीब यही है, सामने वाले की कुछ भी हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिल्मों में धीरे 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 ख़त्म ही हो गई है। बिल्कुल। जैसे बात की आज हम लोगों ने साकिब साहब के साथ कि उर्दू और बॉलीवुड का रिश्ता क्या था और क्या है, पहले उर्दू का क्या असर था फिल्मों पर और फिर उसका समाज पे क्या असर था। आज उर्दू कहाँ है और आज हमारा समाज, माशरा कहाँ है। हम आज जो हिंदी फिल्मों में दे रहे हैं वो समाज में जा रहा है, अब वो ऐसा है जिसको आप बयान नहीं कर सकते। कल की उर्दू और आज की उर्दू एक ही है, मगर उर्दू समझने वाले और बोलने वाले सब बदल चुके हैं। हम सब उस जनरेशन के साथ जी रहे हैं जहाँ पर के अब रोमन में उर्दू लिख के पढ़ रहे हैं। पहले जो इस फिल्म स्टार थे वो उर्दू लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे, लेकिन आज कम से कम कुछ आज भी एक्टर्स ऐसे हैं जो कम से कम तलफ़्फ़ुज़ के लिए किसी को अपना उस्ताद बनाते हैं। क्योंकि अगर लता मंगेशकर अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कर सकती हैं, अमिताभ बच्चन कर सकते हैं, तो फिर दूसरे स्टार भी करते हैं। और यही चीज़ होती है जो कम से कम आपको फिल्मी पर्दे पर उर्दू को एक अच्छी फीलिंग देती है सुनने में। मैसेज और तहजीब तो बहुत आगे का मामला है, लेकिन पहले अगर कोई आदमी मुखालफत की जगह खिलाफत बोल रहा है तो वो सबसे पहले तो इस खराबी को दूर करना होगा जो हम आजकल आम तौर पर देख रहे हैं। तो साकिब साहब से जो बात हुई उसमें एक चीज़ क्लियर हुई कि उर्दू से रिश्ता तो हमेशा रहेगा जी फिल्मों के साथ, चाहे वो किसी हाल में रहे, चाहे उर्दू को हम खस्ताहाल बना दें, लेकिन उर्दू रहेगी इसमें, वो किसी भी शक्ल में रहे। तो उम्मीद है कि इस पेशकश में आपको इस बॉलीवुड के रिश्ते के बारे में मालूम हुआ होगा, और मुग़ल आज़म के जो डायलॉग्स थे, जो पाकिज़ा के अंदर जो डायलॉग्स थे, उसके अंदर जो तहजीब दिखाई जाती थी वो आज नापैद है। इसको कैसे वापस ला सकते हैं, ये फिल्मी दुनिया के लिए एक चैलेंज होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। फ़िलहाल इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड में उर्दू कुछ अच्छी शक्ल में नज़र आए, एक अच्छी तहजीब की अक्कासी करे, एक अच्छा पैगाम दे। इस ख़ास प्रोग्राम बात निकली है में फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया।